क्या बकवास है। ये प्लेयर युवान पहले से ही एंड गेम तक पहुंच चुका है, जबकि हम सब अभी भी एक मामूली सा हथियार खरीदने के लिए पाई पाई जोड़ने की खातिर जड़ी बूटियां चुन रहे हैं। इस गेम को लॉन्च हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और वह पहले ही ऐसी चीज़ें हासिल कर रहा है जिन्हें पाने में लोगों को महीनों, यहाँ तक कि सालों की मेहनत लगेगी। क्या उसे अब एक आम प्लेयर भी माना जा सकता है? वह पूरी प्लेयर बेस से कहीं आगे निकल चुका है और कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं। अगर यही रफ्तार रही तो क्या एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब वह हम सब पर राज करेगा? ये कमीना पक्का चीटिंग कर रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हासिल कर ले। यहाँ तक कि गेम के जो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं वे भी उसके आसपास कहीं नहीं टिकते। मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि कोई अनाम प्लेयर बिना चीटिंग किए बाकी सबसे इतना आगे निकल सकता है। बिल्कुल सही, वह साफ तौर पर चीटिंग कर रहा है। एडमिन्स कहाँ हैं? गेम बनाने वाले क्या कर रहे हैं? उसे सज़ा मिलनी चाहिए। या तो वह बहुत बड़ा जिगरा रखता है या फिर वह पूरी तरह से पागल हो चुका है। इतनी खुल्लम खुल्ला चीटिंग करने के बाद क्या उसे ज़रा भी नहीं लगता कि किसी को उस पर शक होगा? गेम में युवान के चीटिंग करने की अफवाहें इंटरनेट पर किसी जंगल की आग की तरह तेज़ी से फैलने लगीं। आजकल चीटर्स को, खासकर लोकप्रिय गेम्स में, पुराने समय की तुलना में कहीं ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाती थी। पुराने समय में लोग चीटिंग करने वालों को बस बुरी नज़रों से देखते थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाता था। इसके अलावा अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता था तो इस बात की पूरी संभावना होती थी कि उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया जाए जो 10 साल के मकान के किराए से भी ज़्यादा हो। यहाँ तक कि कई मामलों में चीटर्स को 4 साल तक की जेल की सज़ा भी सुनाई जा चुकी थी। इतने सारे जोखिमों के बावजूद सिर्फ वही लोग चीटिंग करने की हिम्मत जुटा सकते थे जो बेहद अमीर थे और जिन्हें इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन ऐसे लोग भी इतनी खुल्लम खुल्ला चीटिंग नहीं करते। इसलिए युवान के मामले में लोग बस यही मान सकते थे कि वह पूरी तरह से पागल हो चुका है, जो दुनिया के सबसे मशहूर गेम में इतनी साफ तौर पर चीटिंग कर रहा है। चीटिंग है ना? तुम्हें क्या लगता है व्हाइट लॉर्ड्स, क्या तुम्हें भी लगता है कि यह युवान कोई चीटर है? बैंगनी कपड़े पहने एक बेहद हैंडसम नौजवान ने अपने पैरों के पास पड़े एक भेड़िए के कटे हुए सिर को ठोकर मारकर एक तरफ कर दिया। उसकी मुट्ठी में काले हैंडल वाली एक स्टील की तलवार थी, जिसकी धार पर नीली बिजली के सांप बार बार कुंडली मारते नजर आ रहे थे और उसमें से ताज़ा खून टपक रहा था। उसके बगल में 2 और लोग खड़े थे और दोनों ही बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं। उसके बगल में खड़ी खूबसूरत और आकर्षक नैन नक्श वाली उस लड़की ने चुपचाप आसमान में चमक रही उस घोषणा को घूरा। वह चीटिंग कर रहा है या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ पल बाद उसने कहा। उसकी नज़रें अब घोषणा से हटकर उसके बगल में खड़ी उस बड़ी सी काली बिल्ली पर टिक गई थीं। लेकिन मुझे इस बात में बहुत दिलचस्पी है कि आखिर एक डिवाइन रैंक का सेवक दिखता कैसा होगा। उसकी टू टेल्ड ब्लैक कैट बिना किसी ग्रेड वाला एक आम दैत्य थी, लेकिन वह बहुत तेज थी और उसके हमले बेहद शक्तिशाली थे। अगर कल्टीवेटर्स से तुलना की जाए तो उसकी ताकत चतुर्थ स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस के बराबर थी। ये डिवाइन ग्रेड का सेवक। इसके साथ गेम के अंदर और बाहर उसका प्रभाव अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उसके कदम इस पूरी दुनिया पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। यह क्या लेगेसी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आने वाला लाइटनिंग एम्परर किसी अनाम खिलाड़ी से दबाव महसूस कर रहा है? दूसरी खूबसूरत लड़की ने एक बहुत ही आकर्षक हंसी के साथ कहा। क्या तुम्हें हमारी स्थिति को लेकर जरा भी चिंता नहीं है, फायरी क्वीन? लाइटनिंग एम्परर ने बेहद गंभीर चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। यह कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी छोड़ो, इस युवान की वजह से पूरी लेगेसी रैंकिंग की धज्जियां उड़ सकती हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे इस प्लेयर में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये झूठ होगा। लेकिन पूरी लेगेसी रैंकिंग, ये बात कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कही जा रही है। वह शायद कोई और चीटर ही होगा। क्या होगा अगर वह सच में कोई ऐसा खिलाड़ी निकला जिसकी किस्मत और स्किल्स कमाल के हों? तब तुम क्या करोगी? उसके इस सवाल के बाद फायरी क्वीन के चेहरे की खुशी गायब हो गई और वह गंभीर हो गई। तो जाहिर है मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। मैं उसे अपने गुट में भर्ती करूंगी। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही ऐसा सोच रही हो? लेगेसी रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद फैंग परिवार की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ तक कि लेगेसी रैंकिंग का हर एक परिवार इस वक्त भी पागलों की तरह उसकी तलाश कर रहा है। ये बात मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जब तक मैं उसे सबसे पहले ढूंढ लेती हूँ तब तक वह सिर्फ मेरा होगा। लाइटनिंग एम्परर ने उसकी बातें सुनकर बस जोर से सांस छोड़ी। तुम्हारे साथ बात करना अपना समय बर्बाद करने जैसा है। हम आ गए। स्केलेटन ग्रेवयार्ड। लाइटनिंग एम्परर ने अपनी तलवार तैयार की। वह हर खतरे के लिए चौकन्ना था। इस वक्त के उन 3 टॉप प्लेयर्स के सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जहां बहुत सारे कंकाल अजीब तरह से चल रहे थे, बिल्कुल किसी लकड़ी की कठपुतलियों की तरह, जिनकी हरकतें बेहद सख्त और अटपटी थीं। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं।
सिर्फ तुम्हारे यहाँ होने से ही मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, फायरी क्वीन ने कहा। तुम तो अपनी मर्जी से हमारे पीछे पीछे आए हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि इत्तेफाक से हमने एक ही क्वेस्ट स्वीकार कर लिया है। ची, चलो चलते हैं, उन्होंने हमें देख लिया है। फायरी क्वीन ने अपना हथियार निकाला जो एक लंबा कोड़ा था। व्हाइट लोट्स भी उसके पीछे पीछे आए। उसने अपने सामने एक साधारण सी दिखने वाली तलवार पकड़ रखी थी। टॉप प्लेयर्स होने के बावजूद उन दोनों में से किसी को भी अभी तक कोई ग्रेड वाला हथियार हासिल करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्हें बिना ग्रेड वाले इन्हीं साधारण हथियारों से काम चलाना पड़ रहा था। लाइटनिंग एलिमेंट लाइटनिंग एम्परर ने अपनी तलवार को सहलाया, जिससे बिजली के वे नीले सांप वापस लौट आए और तलवार की धार के चारों ओर इस तरह लिपटने लगे मानो वे नाच रहे हों। बॉडी एनहांसमेंट स्पीड फायरी क्वीन का लचीला शरीर नीली रोशनी से चमक उठा और अब उसे अपने शरीर के वजन का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी पंख की तरह हल्की हो गई हो। जूहे व्हाइट लोट्स ने धीरे से कहा और वह काली बिल्ली उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चलो चलें। लाइटनिंग एम्परर ने ज़मीन पर पैर पटका और तेज़ रफ्तार से उन कंकालों की ओर उड़ चला। मुझे हुक्म मत दो। फायरी क्वीन भी तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके पीछे व्हाइट लोट्स और उसका सेवक भी दौड़े। मीरा, तुम। उसका कैरेक्टर स्टेटस देखकर युवान हैरान रह गया था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, लेकिन इतना साफ था कि ये बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। गेम की शुरुआत में ही इतना शक्तिशाली साथी पा लेना, तकनीकी रूप से क्या ये चीटिंग नहीं है? युवान इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उसे बाकी सभी प्लेयर्स पर कितनी बड़ी बढ़त मिल चुकी है, लेकिन चूंकि वह ये गेम किसी मुकाबले के लिए नहीं खेल रहा था, इसलिए उसका इस बढ़त का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। बताओ मीरा, कल्टीवेटर्स के एक स्पिरिट अप्रेंटिस के मुकाबले तुम एक स्पिरिट किंग के रूप में कितनी ज़्यादा ताकतवर हो? उसने उससे पूछा ताकि वह दोनों के बीच के अंतर को बेहतर ढंग से समझ सके। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मीरा ने एक पल के लिए उसे अजीब नज़रों से देखा और फिर बोली, 1000 गुना, 10,000 गुना। युवान भैया, उनकी आपस में कोई तुलना ही नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के बीच का अंतर बहुत बहुत बड़ा है। अंतर बहुत बड़ा है? वह कैसे? वह जो पहाड़ वहाँ दिख रहा है, मीरा अपने सिर्फ एक ही हमले से उसे गायब कर सकती है। उसने क्षितिज पर मौजूद एक विशाल पहाड़ की ओर इशारा करते हुए बड़े ही सामान्य लहजे में कहा। एक हमले से गायब कर सकती हो? उसके आत्मविश्वास से भरे ये शब्द सुनकर युवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर उसने जो कहा वह सच था, तो क्या यह उसे एक परमाणु बम जैसी विनाशकारी शक्ति वाला एक चलता फिरता बम नहीं बना देगा? वह भी एक ऐसा बम जिसका इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है। भला वह एक मामूली सेवक कैसे हो सकती है? क्या एक गेम के लिहाज से उसका वजूद थोड़ा असंतुलित नहीं माना जाएगा? या फिर क्या सभी कल्टीवेटर्स एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद इतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं? युवान ये सोचने पर मजबूर हो गया कि गेम के निर्माताओं ने क्या सोचकर इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी भयानक ताकत देना एक बेहतरीन आइडिया माना होगा। मीरा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लापरवाही से मत करना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम गलती से किसी शहर या ज़मीन के टुकड़े को तबाह कर दो। अचानक वह पीछे मुड़ा और उस विशाल दरार को घूरने लगा। उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह खुल चुकी थीं। मीरा, क्या ये तुमने किया है? उसे अंदर ही अंदर यह एहसास हो चुका था कि यह तबाही उन दो कल्टीवेटर्स ने नहीं मचाई थी, इसलिए उसने उससे पूछ ही लिया। हाँ, उसने बहुत ही शांति से हाँ में सिर हिलाया, मानो यह कोई बड़ी बात ही न हो। अय्या, युवान ने जोर से आह भरी। क्या होता अगर तुमने गलती से किसी को उससे मार दिया होता? मेरी बात ध्यान से सुनो मीरा, जब तक मैं तुम्हें इजाज़त न दूं तब तक तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगी, समझे? हाँ, उसने बड़ी आसानी से उसकी बात मान ली। बहुत अच्छे। युवान ने उस दरार की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ वहां से मुड़ गया। चलो चलते हैं मीरा, अगर अभी किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और इस तरह वे दोनों उस घटना स्थल से और दूर जाने लगे। मीरा, अब जब तुम मेरी सेवक बन गई हो तो अब तुम क्या करोगी? युवान ने उससे पूछा। वह अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि इस गेम में सेवकों का आखिर काम क्या होता है। युवान भैया जहां भी जाएंगे, मीरा उनके पीछे पीछे जाएगी, उसने तुरंत जवाब दिया। और वह आपको अगले क्षेत्र में लेकर जाएगी। हैं, अगले क्षेत्र में ले जाओगी? हाँ, खैर अभी के लिए उसे छोड़ो। तुम्हारे परिवार का क्या? अगर तुम मुझे फॉलो करने के लिए अपना घर छोड़ने का फैसला करती हो तो वे क्या कहेंगे? युवान भैया ही अब मीरा का परिवार हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। उसने अपनी चमकती आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि यह तर्क काम करेगा। उसने अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बच्ची का क्या करे। अगर यह असली दुनिया होती तो किसी ऐसी बच्ची को उसके परिवार से दूर ले जाना जिससे वह सिर्फ कुछ दिन पहले ही मिला था, अनगिनत परेशानियां खड़ी कर सकता था।
लेकिन युवान को याद आया कि वह एक गेम में है और यह बच्ची सिर्फ एक एनपीसी है, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मीरा, आखिरकार उसने एक थकी हुई मुस्कान के साथ हार मानते हुए कहा। बधाई हो, प्लेयर लाइटनिंग एम्परर, प्लेयर व्हाइट लोट्स और प्लेयर फायरी क्वीन स्केलेटन ग्रेवयार्ड को पार करने वाले पहले प्लेयर्स बन गए हैं। इस अचानक हुई घोषणा ने कई प्लेयर्स को हैरान कर दिया था, लेकिन उनकी हैरानी की वजह यह नहीं थी कि इन तीनों ने इस डंजन को सबसे पहले पार किया था, बल्कि वजह यह थी कि लेगेसी रैंकिंग के 3 अलग अलग परिवारों ने एक साथ मिलकर यह काम किया था। आसान शब्दों में कहें तो वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे, एक ऐसा नज़ारा जो गेमिंग की दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिलता है। अरे बाप रे, लेगेसी के टॉप 10 परिवारों में से 3 परिवार असल में एक डंजन को पार करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शायद उन्होंने इस प्लेयर युवान को नीचे गिराने के लिए आपस में कोई गठबंधन बना लिया है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऑनलाइन दुनिया में कई प्लेयर्स इस नई घोषणा के बारे में तरह तरह की बातें और गपशप करने लगे, और कुछ ने तो साजिशों की कहानियां तक गढ़नी शुरू कर दी। लेगेसी रैंकिंग असल में असली दुनिया का एक सिस्टम है, या यूं कहें कि असली दुनिया की एक रैंकिंग, जहां प्रोफेशनल गेमर्स लेगेसी रैंकिंग में जगह बनाने के लिए एक दूसरे से कड़ी टक्कर लेते हैं। लेगेसी रैंकिंग में केवल 100 प्लेयर्स ही हो सकते हैं, जिनकी रैंक 1 से लेकर 100 तक होती है। लेगेसी रैंकिंग का हिस्सा होने का मतलब है अनगिनत फ़ायदे ही फ़ायदे और नुकसान न के बराबर। दौलत, शोहरत, रुतबा और ताकत, एक प्लेयर ये सब कुछ महज लेगेसी रैंकिंग में अपनी जगह बनाकर हासिल कर सकता है। इसके अलावा एक बार जब कोई प्लेयर लेगेसी रैंकिंग का हिस्सा बन जाता है तो उसकी रैंक चाहे जो भी हो, उसका परिवार भी एक लेगेसी परिवार बन जाता है। यह उन्हें अपने साथ और भी प्रतिभावान प्लेयर्स को जोड़ने का मौका देता है, जो लेगेसी रैंकिंग में उनकी जगह बनाए रखने या उसे और ऊपर ले जाने में मदद करते हैं, बिल्कुल किसी गेम के गिल्ड या क्लान की तरह। दुनिया भर में अनगिनत नौजवान और अनुभवी प्लेयर्स सिर्फ लेगेसी रैंकिंग में शामिल किसी व्यक्ति को चुनौती देने की योग्यता हासिल करने के लिए दुनिया भर के टूर्नामेंट्स में एक दूसरे से लड़ते हैं, ताकि वे उसकी जगह छीन सकें। इसके अलावा हर दशक 10 साल में केवल एक ही गेम को लेगेसी रैंकिंग का मुख्य केंद्र चुना जाता है। इसी वजह से सबसे ऊंचे रैंक वाले प्लेयर्स को छोड़कर बाकी की रैंकिंग में हर दशक बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। लेगेसी रैंकिंग ने इस दशक के लिए जिस गेम को अपना मुख्य केंद्र चुना था, वह और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर वीआरएमएमओआरपीजी गेम कल्टीवेशन ऑनलाइन था। इस घोषणा के कुछ ही पलों बाद बादलों के ऊपर एक और नई घोषणा चमकने लगी। बधाई हो, प्लेयर जियोंगलू ने दुनिया का पहला स्पिरिट ग्रेड इक्विपमेंट उपकरण हासिल कर लिया है। तो आखिर वह सामने आ ही गया। लाइटनिंग एम्परर ने उस घोषणा पर लिखे नाम को अपनी आंखें सिकुड़कर घूरते हुए कहा। हेवंस डिविनिटी का जियोंगलू, जो इस दुनिया के नंबर 1 प्लेयर के रूप में लेगेसी रैंकिंग में सबसे ऊपर विराजमान है, वह असल जिंदगी में भी एक बहुत बड़ी और रसूखदार हस्ती है और दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक का मालिक है। यहाँ तक कि उसके जैसा एक अजेय और खौफनाक खिलाड़ी भी इतने घंटों की मेहनत के बाद इस गेम का सिर्फ सबसे निचले दर्जे का उपकरण ही हासिल कर पाया। और फिर यह युवान फायरी क्वीन ने जोर से आह भरी। मीरा, उपकरणों के ग्रेड कौन कौन से होते हैं? आसमान से घोषणा के गायब होने के बाद युवान ने उससे पूछा। स्पिरिट, अर्थ, हेवन और डिवाइन, इनमें से हर एक ग्रेड को गुणवत्ता के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया है, निम्न, मध्यम, उच्च और शिखर। वैसे तो डिवाइन से भी ऊपर के कुछ ग्रेड्स होते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ ऊंचे क्षेत्रों में ही पाए जा सकते हैं। क्षेत्र, तुमने पहले भी इसका जिक्र किया था। मुझे अगले क्षेत्र में ले जाने से तुम्हारा क्या मतलब था? युवान भैया इस वक्त सबसे निचले क्षेत्र में हैं, लोअर हेवन। मीरा का काम युवान भैया को सबसे ऊंचे क्षेत्र सुप्रीम हेवन तक पहुंचने में मदद करना है। तुम्हारा काम? उसने हैरानी से पूछा। भला कोई उसे ऐसा काम क्यों देगा? मीरा ने सुप्रीम हेवन की विरासत को स्वीकार किया था, इसलिए एक उत्तराधिकारी खोजना मीरा का काम बन गया। उद्धरण चिन्ह ... कितना गहरा गेम है? युवान ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। हम अगले क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं? युवान भैया अभी बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए आपको सिर्फ खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम अगले क्षेत्र में जाने के लिए क्षेत्र के संरक्षक को चुनौती दे सकते हैं। तो यह इस तरह का गेम है। युवान अब इस गेम के असली मकसद को थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। क्या वहां पहुंचने पर कोई इनाम मिलता है? उस सुप्रीम हेवन में उसने अपनी उत्सुकता बुझाने के लिए पूछा, हालांकि उसे किसी बहुत बड़े इनाम की उम्मीद नहीं थी। सब कुछ। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया, जो भी वहां पहुंचता है उसे वह सब कुछ मिल जाता है जो इस दुनिया में मौजूद है, इसलिए वह इस दुनिया का भगवान बन जाता है। हैं? युवान को इतने भारी भरकम इनाम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। प्लेयर्स को भगवान बनने का मौका। तो क्या इसका मतलब यह है कि गेम के निर्माता असल में उस मुकाम तक पहुंचने वालों को एडमिन जैसी ताकतें दे रहे हैं? वे कितने उदार हैं।
लेकिन मेरे लिए ऐसी ताकत का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तो बस अपनी जिंदगी का भरपूर मजा लूंगा और उस इनाम के लिए लड़ने का काम दूसरों पर छोड़ दूंगा, युवान ने मन ही मन सोचा। वह तो बस इस बात से ही पूरी तरह खुश और संतुष्ट था कि यहाँ वह अपने हाथ पैर और आंखों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता है। कुछ देर चलने के बाद युवान को आखिरकार इस बात का एहसास हुआ कि वे बिना किसी मंजिल के बस यूं ही चले जा रहे हैं। मीरा, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? या फिर मुझे ये पूछना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए? उसने मीरा से पूछा, जो इस सफ़र में आगे आगे चल रही थी। मीरा ने एक बहुत ही शांत चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और बोली, युवान भैया को मजबूत बनाने में मदद करना। और हम वह कैसे करेंगे? हालांकि उसे सच में किसी ताकत की चाहत नहीं थी, लेकिन वह इसे ठुकराने वाला भी नहीं था। अचानक मीरा ने कुछ दूरी पर मौजूद एक खुले मैदान की ओर इशारा किया। उस मैदान के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा जीव बैठा था, जिसकी ऊंचाई कम से कम 5 मीटर रही होगी। क्या वह कोई मेढक है? जब युवान ने हरे जैद जैसी त्वचा वाले उस विशाल मेढक को मैदान के बीचों बीच आंखें बंद किए सोते हुए देखा, तो वह हैरानी से बार बार अपनी पलकें झपकाने लगा। यह एक ज़ेड फ्रॉग है, इसके पास नवम स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस कल्टीवेटर जितनी ताकत है। नवम स्तर का स्पिरिट अप्रेंटिस? मैं तो अभी सिर्फ एक सप्तम स्तर का स्पिरिट अप्रेंटिस हूँ। क्या तुम मुझे अपनी जान देने के लिए कह रही हो? उसकी बात सुनकर युवान लगभग रोने की कगार पर आ गया था। हालांकि इस ज़ेड फ्रॉग का स्तर युवान भैया के कल्टीवेशन बेस से 2 स्तर ऊपर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि युवान भैया ने स्वर्ग भक्षण तकनीक से कल्टीवेट किया है। यह आपको उसी स्तर के ज़्यादातर कल्टीवेटर से कहीं ज़्यादा ताकतवर बनाता है। क्या सच में ये तकनीक ऐसे ही काम करती है? हाँ, लेकिन मुझे तो लड़ना भी नहीं आता। आह, उसने हमें देख लिया। युवान ने अचानक उस ज़ेड फ्रॉग की ओर इशारा किया, जिसका सिर अब उनकी दिशा में घूम चुका था और उसकी आंखों से खौफनाक हत्या की नीयत छलक रही थी। वूश! वह ज़ेड फ्रॉग अचानक उछला और आसमान में दर्जनों मीटर ऊपर पहुंच गया, मानो वह बादलों को छूने की कोशिश कर रहा हो। बच के! युवान ने तुरंत अपनी वृत्ति एल से काम लेते हुए एक हाथ से मीरा की कमर को पकड़ा और उस मेढक की परछाई से बचने के लिए पीछे की ओर छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद वह ज़ेड फ्रॉग ठीक उसी जगह पर आ गिरा जहां वे पहले खड़े थे, जिससे ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। बाल बाल बचे! ज़मीन पर पड़े उस गहरे गड्ढे को देखकर युवान ने अपने माथे का पसीना पोंछा। अगर वह वहां से नहीं हटा होता तो अब तक उन दोनों का कीमा बन चुका होता। युवान भैया, आपको शुभकामनाएं। उसने अपना अंगूठा दिखाया और बड़े ही आराम से एक तरफ जाकर यह सब देखने लगी। उसकी इस हरकत ने युवान को हक्का बक्का कर दिया। मीरा को बस एक मामूली चींटी समझकर उस ज़ेड फ्रॉग ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और अपनी नज़रें युवान पर गड़ा दीं। तुम, बिना किसी हथियार के मैं इस दैत्य से कैसे लड़ सकता हूँ? वह जोर से चिल्लाया। तो फिर युवान भैया इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीरा ने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी सी थैली निकाली और उसके अंदर से स्टील की एक तलवार बाहर निकाल ली। हालांकि जब उसने वह तलवार बाहर निकाली तो ज़ेड फ्रॉग की नज़र भी उस पर पड़ गई, जिससे वह छलांग लगाकर उसकी ओर बढ़ने लगा। ज़ेड फ्रॉग की नज़रों में खाली हाथ खड़े युवान की तुलना में वह हथियारबंद मीरा कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा थी। इसलिए उसने युवान को छोड़कर सीधा मीरा पर हमला कर दिया। मीरा, बचो! उसने उसे सावधान करने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन मीरा बस अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ उस विशाल मेढक को अपने ऊपर गिरते हुए देखती रही। बूम! जब वह ज़ेड फ्रॉग मीरा के छोटे से शरीर पर गिरा तो ज़मीन हल्की सी कांप उठी। युवान की आंखें फटी की फटी रह गईं और सदमे के मारे उसका जबड़ा नीचे लटक गया। उसके मन में तो यही चल रहा था कि ज़ेड फ्रॉग के उस भारी भरकम शरीर के नीचे दबकर मीरा की चटनी बन चुकी होगी। तभी अचानक उस ज़ेड फ्रॉग के नीचे से बैंगनी रंग की धुंध बाहर निकलने लगी, मानो उस मेढक ने अभी अभी गैस छोड़ी हो। इसे देखते ही युवान वापस अपने होश में आ गया। वह बैंगनी धुंध ज़ेड फ्रॉग से दूर हटकर युवान के बगल में जमा होने लगी और कुछ ही पल में उसने वापस उस छोटी बच्ची का रूप ले लिया। मीरा, अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर युवान पूरी तरह से बौखला गया था। यह आखिर हुआ क्या? क्या हुआ, युवान भैया? उसने बहुत ही सामान्य सी आवाज़ में उससे पूछा, मानो अभी अभी उसे किसी विशालकाय मेढक ने कुचला ही न हो। तुम, अभी अभी यह सब क्या हुआ? मीरा का बैंगनी धुंध शरीर? हाँ, लेकिन मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि तुम उसके उस हमले को सहने के लिए वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी रहीं? तुमने तो मुझे लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया था। लेकिन युवान भैया ने ही तो कहा था कि जब तक मुझे इजाज़त न मिले तब तक मीरा अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और मीरा के पास कोई इजाज़त नहीं थी। युवान ने अपनी फटी आंखों से उसे देखा, उसके चेहरे पर एक गहरी उलझन छाई हुई थी। क्या तुम पूरी तरह बेवकूफ़ हो? वह अचानक उस पर जोर से चिल्लाया। घबराई हुई मीरा ने किसी डरे हुए कछुए की तरह अपना सिर सिकोड़ लिया। अगर तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहती थी, तब भी तुम वहां से हटकर बच तो सकती थी ना। वहां खड़े रहकर उस हमले को सहने की क्या ज़रूरत थी?
युवान बहुत परेशान था, लेकिन ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि उसने बिना सोचे समझे उसे एक ऐसा अजीब हुक्म दे दिया था। मीरा महज एक एनपीसी थी, जिसे एक तय तरीके से बर्ताव करने और काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसलिए अगर युवान उसे बैठने के लिए कहेगा तो वह अपने मालिक से बिना कोई सवाल किए बैठ जाएगी। लेकिन युवान इस बात को पूरी तरह भूल गया था कि वह एक एनपीसी होने के साथ साथ उसकी सेवक भी है, और उसने उसे एक असली इंसान की तरह समझना शुरू कर दिया था। इसी वजह से उसे लगा था कि जब वह उसे अपनी शक्ति का लापरवाही से इस्तेमाल न करने के लिए कहेगा तो वह इस बात को अपनी समझदारी और तर्क के हिसाब से देखेगी। माफ़ कर दीजिए, मीरा ने अपनी गलती मानते हुए कहा। अय्या, उसके उदास चेहरे को देखकर युवान ने अपना सिर पकड़ लिया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए मीरा, मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे वह हुक्म दे दिया था, मुझे माफ़ कर दो। जब मैंने तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न करने के लिए कहा था तो मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि तुम अपनी शक्तियों को पूरी तरह से बंद कर लो और किसी के लिए एक पंचिंग बैग बन जाओ। अगर तुम कभी किसी खतरे में हो या तुम्हें लगे कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो बेझिझक उनका इस्तेमाल करना। और युवान भैया की इजाज़त का क्या, भूल जाओ कि मैंने कभी ऐसा कुछ कहा भी था और अपनी समझ के हिसाब से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि किसी अंडे को तोड़ने के लिए उस पर कोई भारी चट्टान मारने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने आसपास के माहौल और लोगों का ध्यान रखना। मीरा समझ गई, उसने हाँ में सिर हिलाया। बहुत अच्छे, अब मुझे वह तलवार दो, मुझे इस कमीने मेढक के साथ एक पुराना हिसाब चुकता करना है। जैसे ही युवान ने उस स्टील की तलवार को उसके हैंडल से पकड़ा, उस तलवार से जुड़ी सारी जानकारी उसके दिमाग में प्रकट हो गई। स्पिरिट स्वॉर्ड, ग्रेड स्पिरिट, गुणवत्ता शिखर, आवश्यक शारीरिक बल 900, आवश्यक मानसिक बल 1500, तीखापन 1000। विवरण, ये धातुओं को मक्खन की तरह आसानी से काट सकती है। बेहतरीन तलवार। हवा में इसे 2-3 बार लहराते ही युवान को ये तलवार तुरंत पसंद आ गई। जेड फ्रॉग बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन छाई थी क्योंकि वह लगातार मीरा को घूर रहा था। लेकिन मीरा ने उसकी ओर एक बार भी देखने की जहमत नहीं उठाई, मानो उसकी नज़रों में उस विशाल मेढक की कोई अहमियत ही न हो। वह बस यही सोच रहा था कि आखिर एक मामूली सी दिखने वाली यह छोटी बच्ची उसके इतने भारी भरकम शरीर के नीचे कुचले जाने के बाद भी बिना किसी खरोंच के कैसे बच निकली। युवान बेहद शांत कदमों से आगे बढ़ा, उसकी नज़रें पूरी तरह से उस जेड फ्रॉग पर टिकी थीं। हालांकि उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन फिर भी इस वक्त वह एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था, मानो ये सब उसके लिए कोई बहुत आम सी बात हो। मैंने पहले कभी किसी से लड़ाई नहीं की, तलवार चलाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बस एक बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ते हुए गुजारा है। लेकिन भले ही इस दुनिया के बाहर मैं कितना भी लाचार और कमज़ोर क्यों न हो, इस दुनिया में मैं अपने हाथ पैरों और अपनी आंखों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि इस विशाल मेढक को भी हरा सकता हूँ। युवान अचानक जेड फ्रॉग की तरफ लपका, जिससे वह मेढक तुरंत चौकन्ना हो गया। युवान की रफ्तार धरती के सबसे तेज इंसान से भी कहीं ज्यादा थी, और पलक झपकते ही वह जेड फ्रॉग के ठीक सामने खड़ा था। देखो, याद करो, सीखो और प्रहार करो। उन दो कल्टीवेटर्स के बीच हुई लड़ाई के नज़ारे अचानक उसके दिमाग में कौंध गए और उसके हाथ बिल्कुल उसी के अनुसार चलने लगे। स्लैश। उसकी मुट्ठी में कैद उस तलवार ने जेड फ्रॉग की सख्त चमड़ी को बड़ी ही आसानी से चीर दिया, जिससे उसके पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा। जेड फ्रॉग दर्द से चीख उठा और उससे बचने के लिए पीछे की ओर कूद गया। युवान के तलवार चलाने के तरीके को देखकर मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। भले ही इसमें थोड़ी कठोरता थी और यह किसी नौसिखिए के वार जैसा लग रहा था, लेकिन ये साफ तौर पर एक खास स्वॉर्ड तकनीक थी। युवान ने जेड फ्रॉग का पीछा नहीं किया, वह बस अपने हाथों में पकड़ी उस तलवार को घूरता रहा और उसके चेहरे पर एक साफ असंतोष झलक रहा था। छी, मैं बिल्कुल उस आदमी की तरह ही चला था, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। युवान भैया, आपने, मीरा के पास हैरान होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अभी अभी जो देखा था वह उन दो कल्टीवेटर्स में से एक की तकनीक थी जिन्हें उसने मार गिराया था। क्या उसने महज कुछ पलों के लिए उन्हें लड़ते हुए देखकर ही वह तकनीक सीख ली थी? किसी ऐसी तकनीक को सिर्फ एक बार और वो भी महज कुछ पलों के लिए देखकर सीख लेना और उसका हूबहू इस्तेमाल कर लेना, इसके लिए युवान को सिर्फ एक अजूबा या महाज्ञानी ही कहा जा सकता था। मैंने प्रहार बिल्कुल सही तरीके से किया था और उसने निशाने पर भी वार किया, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी थी। युवान गहरी सोच में डूब गया। शायद क्यूई, मानो उसे अचानक कोई ज्ञान प्राप्त हो गया हो। युवान मुस्कुराया और उसकी नज़रें वापस उस जेड फ्रॉग पर टिक गईं। इस बार मैं तुझे खत्म कर दूंगा, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस कांपते हुए जेड फ्रॉग की ओर अपनी तलवार तानते हुए ललकारा। जेड फ्रॉग पूरी तरह से उलझन में था।
यह इंसान कुछ ही पल पहले तक बेहद कमज़ोर और लाचार लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वह तलवार पकड़ी, उसके अंदर सब कुछ बदल गया था। उसकी वह कमज़ोर आभा अब उस तलवार की तरह ही तेज़ और धारदार हो गई थी, और उसकी नज़रों में एक हुकूमत करने वाला रौब था, यहाँ तक कि एक हल्का सा गुरूर भी। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इसके अंदर इतना बड़ा बदलाव ला दिया? यहाँ तक कि मीरा भी उसके इस बदलाव को देखकर थोड़ी हैरान थी। ये बिल्कुल ऐसा था मानो वह दुनिया के बारे में कुछ न जानने वाले एक साधारण इंसान से रातों रात कोई महान स्वॉर्ड मास्टर बन गया हो। यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब जेड फ्रॉग अभी भी सदमे में था, युवान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इस बार उसके हाथों ने तलवार को बिल्कुल उसी तरीके से चलाया, लेकिन इस बार उसमें कहीं ज्यादा सटीकता और रफ्तार थी। अचानक उसके हाथ में पकड़ी वह तलवार लाल रंग की रोशनी से चमक उठी। ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक। शाह। जेड फ्रॉग ने अपनी वृत्ति के अनुसार पीछे की ओर छलांग लगाई, लेकिन युवान के उस खौफनाक प्रहार के सामने उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। हवा में ही उस विशाल मेढक के दो टुकड़े हो गए, जिससे उसका खून और शरीर के अंदर तरफ बिखर गए। आपने सीख लिया है ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक। ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक। रैंक, अर्थ, महारत का स्तर 1। विवरण, ये 900 ची की खपत करती है। इसे एक्टिवेट करने के लिए तलवार हाथ में होना जरूरी है। ये ब्लड सैक की एक तकनीक है। बधाई हो, प्लेयर युवान अर्थ रैंक की स्किल सीखने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं। प्लेयर युवान एलीग बॉस जेड फ्रॉग को मारने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं। पूरी दुनिया के देखने के लिए एक के बाद एक दो नई घोषणाएं आसमान में चमकने लगीं। जेड फ्रॉग के मरने के बाद मीरा दौड़कर युवान के पास आए और उससे पूछा, युवान भैया, आपने वह तकनीक कहाँ से सीखी? मीरा की आवाज़ सुनते ही युवान के आसपास छाई वह तेज और खौफनाक आभा तुरंत गायब हो गई। ओह, ये तो वही स्किल थी जिसका इस्तेमाल आसमान में लड़ रहा वह लाल बालों वाला आदमी कर रहा था, उसने बड़े ही आराम से कहा। मीरा चुपचाप उसे देखने लगी, उसकी आंखों में युवान के लिए एक गहरी प्रशंसा और सम्मान छलक रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि युवान भैया ने इतने कम समय में स्वर्ग की गुप्त विद्या को कैसे समझ लिया था। वह मन ही मन बुदबुदाए। खैर, जो भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हुई इस लड़ाई के बाद मैं और भी मजबूत हो गया हूँ। और अपने शरीर का इस तरह से इस्तेमाल करना सच में बहुत कमाल का एहसास था। युवान हंसते हुए बोला, शायद मेरे अंदर लड़ने का भी कोई टैलेंट छिपा है। हा। युवान भैया सच में एक महाज्ञानी है, इसमें कोई शक नहीं। मीरा ने एक गंभीर चेहरे के साथ हाँ में सिर हिलाया। अब बस भी करो, तुम अपनी इस तारीफों से मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मीरा झूठी तारीफ नहीं कर रही है। युवान भैया के चीज़ों को समझने की क्षमता सच में इस दुनिया से परे है। ऐसी प्रतिभा हाई हेवंस में भी शायद ही कभी देखने को मिलती है, तो इस लो हेवन की तो बात ही छोड़ दीजिए। युवान ने अपना सिर हिलाया। मैं उस मेढक को इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए हरा पाया क्योंकि तुमने मुझे ये शानदार और ताकतवर तलवार दी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीरा। उसने प्यार से उसके सिर को थपथपाया। तो फिर जब युवान भैया काफ़ी मजबूत हो जाएंगे तो मीरा युवान भैया को और भी ज़्यादा ताकतवर हथियार देगी। उसने चाहते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर उपकरण हैं? आखिर तुम हो क्या हथियारों की कोई चलती फिरती दुकान? हाँ, लेकिन युवान भैया अभी उन्हें संभालने के लिए बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए मीरा को तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि युवान भैया इतने मजबूत न हो जाएं कि उन्हें इस्तेमाल करते वक्त फटकर मर न जाएं। फटकर मर जाना। उसके इन खौफनाक शब्दों को सुनकर युवान से हर उठा। तुम पक्का कोई मजाक कर रही होगी। बिना किसी ग्रेड वाले साधारण हथियारों से अलग, स्पिरिट ग्रेड और उससे ऊपर के हथियारों को आध्यात्मिक हथियार कहा जाता है। इनमें अपनी खुद की एक चेतना विकसित करने की क्षमता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ताकत से ज़्यादा शक्तिशाली किसी आध्यात्मिक हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उस हथियार के अंदर मौजूद चेतना अपने स्वभाव के हिसाब से उस इंसान को जान से मारने की कोशिश भी कर सकती है। मीरा ने उसे समझाया। तारानकन, कितना खतरनाक है। ये बिल्कुल ऐसा है मानो अगर तुम कमज़ोर हो तो इस गेम की हर एक चीज़ तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगी। तारानकन, युवान ने मन ही मन सोचा। हथियार, दैत्य, यहाँ तक कि इंसान भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ताकतवर है तो वह हमेशा कमज़ोर को कुचलेगा। इसीलिए युवान भैया को मजबूत बनना ही होगा ताकि कोई ताकतवर उन्हें परेशान न कर सके। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा मीरा। युवान ने उसकी तारीफ करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक बहुत गंभीर हो गई। युवान भैया, मीरा सिर्फ इसी लो हेवन में ताकतवर है। ऊंचे क्षेत्रों में असली विशेषज्ञों के सामने मीरा की हैसियत भी एक मामूली चींटी जैसी ही है। उसने एक गहरी आह भरी। सिर्फ एक चींटी। जब मीरा पहले से ही एक पूरे पहाड़ को तबाह करने जितनी ताकतवर है, तो युवान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हाई हेवंस के वे कल्टीवेटर्स आखिर कितने खौफनाक और शक्तिशाली होंगे।
अचानक मीरा वहां से मुड़ी और उस दिशा में चलने लगी जहां उस जेड फ्रॉग का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तुम कहाँ जा रही हो? युवान भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब दैत्य मरते हैं तो उनमें से कुछ एक मॉन्स्टर कोर छोड़ जाते हैं। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा हाथ जेड फ्रॉग के खून से सने शरीर के अंदर घुसा दिया और कुछ ही पल बाद एक छोटा सा चमचमाता हुआ क्रिस्टल बाहर निकाल लिया। कल्टीवेटर्स के लिए मॉन्स्टर कोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनके अंदर जमा की गई ची उन्हें कल्टीवेशन में बहुत मदद कर सकती है। ये लीजिए युवान भैया। उसने वह मॉन्स्टर कोर युवान के हाथों में सौंप दिया। और तुम्हारा क्या तुम्हें भी मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है? उसने पूछा। इस मॉन्स्टर कोर के अंदर मौजूद ची की मात्रा इतनी कम है कि इसका मीरा पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए इसे युवान भैया को ही इस्तेमाल करना चाहिए। युवान ने हाँ में सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के उस मॉन्स्टर कोर को अपने मुंह में फेंक लिया। तारानकन, इसका स्वाद तो बिल्कुल किसी कैंडी जैसा है। तारानकन, उसने सोचा। युवान भैया। युवान को उस मॉन्स्टर कोर को सीधे अपने मुंह में डालते देखकर मीरा अचानक बहुत जोर से चीख पड़ी। वह एक ही समय में हैरान और बुरी तरह डरी हुई लग रही थी। क्या हुआ? युवान ने बड़े ही आराम से उसकी तरफ देखा। मॉन्स्टर कोर को इस तरह से निगला नहीं जाता। उसने घबराहट में हड़बड़ाते हुए कहा, जल्दी कीजिए और इसे तुरंत बाहर थूक दीजिए। जब युवान ने उसका वह घबराया हुआ चेहरा देखा तो वह भी बुरी तरह डर गया। अब जब उसने उसे खा लिया था तो आखिर उसके साथ क्या होने वाला था? युवान की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह मॉन्स्टर कोर उसकी जीभ से छूते ही उसके मुंह में पिघल चुका था और पहले ही उसके पेट में जा चुका था। मैं उसे पहले ही निगल चुका हूँ, युवान ने एक कांपती और सख्त आवाज़ में कहा। मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर कोई एक मॉन्स्टर कोर निगल ले तो क्या होता है? मीरा अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और बोली, मॉन्स्टर कोर के अंदर उसे रखने वाले दैत्य की मौत से पहले का पूरा कल्टीवेशन बेस मौजूद होता है। इसलिए अगर कोई एक ही बार में इतनी सारी ची निगलने की कोशिश करता है तो वह फटकर मर जाएगा। एक बार फिर से फटकर मर जाना। सदमे के मारे युवान का मुंह खुला का खुला रह गया। इस गेम में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे फाड़कर मार सकती हैं। तभी अचानक स्वर्ग शोधन शरीर एक्टिवेट हो गया है। जेड फ्रॉग के मॉन्स्टर कोर से 1,280,000 ची को शुद्ध किया जा चुका है। आपने एक ब्रेकर थ्रू के लिए पर्याप्त ची सोख ली है। आप अष्टम स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस बन गए हैं। स्टेट्स जोड़ 450। युवान भैया, क्या अभी अभी आपका कोई ब्रेकर थ्रू हुआ है? एक लंबी खामोशी के बाद मीरा ने अविश्वास से भरी आवाज़ में पूछा। हाँ, उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मीरा ने युवान की ओर एक सोच भरी गहरी नज़र से देखा। जेड फ्रॉग के मॉन्स्टर कोर को निगलने से पहले युवान भैया का कल्टीवेशन बेस केवल सप्तम स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस के शुरुआती चरण में था। अगर युवान भैया उस पूरे मॉन्स्टर कोर को निगल भी लेते तब भी उन्हें तुरंत अष्टम स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस तक नहीं पहुंचना चाहिए था। वह मुश्किल से आधा रास्ता ही तय कर पाते। इसके अलावा युवान भैया ने उस पूरे मॉन्स्टर कोर को सीधे तौर पर सोख लिया और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, बल्कि इसके उलट उनका एक ब्रेकर थ्रू हो गया। मीरा ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। शायद इसका मेरी शारीरिक संरचना से कोई लेना देना हो, युवान ने कहा। युवान भैया की शारीरिक संरचना, इसे स्वर्ग शोधन शरीर कहते हैं। उसने यह उम्मीद करते हुए कहा कि शायद वह इस बारे में कुछ जानती हो, लेकिन मीरा ने बस उलझन में अपना सिर एक तरफ झुका लिया। स्वर्ग शोधन शरीर, मीरा ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन अगर इसी की वजह से युवान भैया उस जेड फ्रॉग के मॉन्स्टर कोर को निगलने में कामयाब रहे तो हम इसका परीक्षण करने के लिए कुछ और मॉन्स्टर कोर हासिल कर सकते हैं। युवान ने अचानक वह पदक निकाला जो उसे उसके कैरेक्टर मूल्यांकन के दौरान उस देवी ने दिया था और उसे दिखाते हुए पूछा, तो क्या तुम जानती हो कि यह चीज़ क्या है या इसका काम क्या है? उसके हाथ में उस जेड हरे पत्थर के पदक को देखते ही मीरा की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। प्राचीन स्पिरिट जेड, और वह भी इतना बड़ा। वह जोर से चीख पड़ी, युवान भैया को ये कहाँ से मिला? यह मुझे एक बेहद खूबसूरत सुंदरी ने दिया था, हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता। वैसे इसका काम क्या है? उसके चेहरे पर उस खौफनाक सदमे को देखकर युवान की उत्सुकता बढ़ गई। मीरा का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी आसमान को अपने सामने टूटकर गिरते हुए देख लिया हो। यह एक स्पिरिट जेड है। ये काफ़ी हद तक एक मॉन्स्टर कोर के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कहीं ज़्यादा चीज़ जमा होती है। यहाँ तक कि कंकड़ के आकार का एक घटिया दर्जे का शाही स्पिरिट जेड, जो कि सबसे निचला ग्रेड है, वह भी हाई हेवंस में बेहद बेशकीमती माना जाता है, क्योंकि यह रक्तरेखाओं को जगा सकता है या उन्हें प्रदान कर सकता है। मीरा ने जोर से अपना थूक निगला और आगे कहा, युवान भैया के हाथों में जो प्राचीन स्पिरिट जेड है वह शाही स्पिरिट जेड से पूरे 3 ग्रेड ऊपर है, और शायद यह उच्च गुणवत्ता का भी है। और ये तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसका आकार किसी हथेली जितने बड़े पत्थर के बराबर है।
उस प्राचीन स्पिरिट जेड की महज मौजूदगी ही हमेशा शांत रहने वाली मीरा को बुरी तरह कंपाने के लिए काफ़ी थी। सच में वह इतना ही बेशकीमती खजाना था। तो मैं इसे भी किसी मॉन्स्टर कोर की तरह निगल कर ची हासिल कर सकता हूँ, है ना? जब युवान को जेड फ्रॉग के मॉन्स्टर कोर के उस मीठे स्वाद की याद आई तो उसने अपने होठों पर जीभ फेरी। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसे खा लूँ तो मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। उसके ये शब्द सुनते ही मीरा को लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया था। उसने हड़बड़ाहट में युवान के हाथ पकड़ लिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर युवान भैया ने इसे निगल लिया तो भले ही आपकी शारीरिक संरचना कितनी भी अनोखी क्यों न हो, आप पक्का फटकर मर जाएंगे। यहाँ तक कि कोई शिखर का स्पिरिट एम्परर भी इसे निगलने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके उस घबराए हुए चेहरे को देखकर युवान की हंसी छूट गई। शांत हो जाओ मीरा, मैं इसे नहीं खाऊंगा। इतनी बेशकीमती चीज़ को मैं तब तक कैसे निगल सकता हूँ जब तक मैं उस सुंदरी को ढूंढकर उससे यह न पूछ लूँ कि उसने मुझे ये स्पिरिट जेड आखिर क्यों दिया था। तारानकन, उस इंसान के पास ये प्राचीन स्पिरिट जेड होना, पक्का उसका रुतबा बहुत ही खौफनाक होगा। शायद सुप्रीम हेवन का कोई व्यक्ति। तारानकन, मीरा ने मन ही मन सोचा। मीरा, ये लो। जब युवान ने अचानक वह प्राचीन स्पिरिट जेड उसकी ओर उछाला तो मीरा की जान लगभग निकल ही गई थी। उसे गिरते गिरते कैच करते हुए उसने एक उलझन भरे चेहरे के साथ युवान की ओर देखा। युवान भैया, ये समझदारी भरा फैसला होगा कि तुम इस प्राचीन स्पिरिट जेड को मेरे लिए तब तक सुरक्षित रखो जब तक कि मैं इसकी हिफाजत करने के काबिल मजबूत न बन जाऊं, उसने कहा। मीरा इतनी बेशकीमती चीज़ को अपने पास नहीं रख सकती। उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया। उस प्राचीन स्पिरिट जेड से आ रहे उस अदृश्य वजन की वजह से उसके हाथ पहले ही कांप रहे थे। युवान ने अपनी भौहें से कुढ़ी। अगर तुम इसे नहीं रखना चाहती तो फिर कौन रखेगा? मैं इस विशाल दुनिया में अपनी कमज़ोर हैसियत को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए अगर मैं ऐसी कोई चीज़ अपने पास रखूँगा तो ये सिर्फ अनगिनत मुसीबतें ही लाएगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे ऐसे ही फेंक देता, लेकिन अब जब मुझे इसकी असली कीमत पता चल गई है तो तुम समझ रही हो ना कि मेरा क्या मतलब है। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींची और एक गंभीर चेहरे के साथ हाँ में सिर हिलाया। मीरा कसम खाती है कि अपनी जान की कीमत पर भी वह इस प्राचीन स्पिरिट जेड की रक्षा करेगी। बिल्कुल गलत, युवान ने जोर से कहा। भले ही वह स्पिरिट जेड कितना भी बेशकीमती क्यों न हो, वह सिर्फ एक बेजान चीज़ है और तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। अगर कभी तुम्हारी जान और इस स्पिरिट जेड में से किसी एक को चुनने की नौबत आई तो तुम इस स्पिरिट जेड को खोना चुनोगी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, यह मेरा हुक्म है। युवान अपने फैसले पर अटल था। उसकी नज़रों में इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मीरा की जान से ज़्यादा कीमती हो। उद्धरण चिन्ह ... मीरा समझ गई। उसने उस प्राचीन स्पिरिट जेड को अपने स्टोरेज पाउच में रखने से पहले बड़े बेमन से हाँ में सिर हिलाया। उस प्राचीन स्पिरिट जेड के नज़रों से ओझल होते ही आसपास का माहौल अब पहले जैसा भारी और दमघोंटू नहीं रह गया था। मैं उस सुंदरी के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं जान पाया और न ही यह समझ पाया कि आखिर उसने मुझे इतना बेशकीमती खजाना क्यों दिया। कितनी बदकिस्मती की बात है। युवान ने मन ही मन एक गहरी आह भरी। और ज़्यादा मॉन्स्टर कोर हासिल करने के लिए अब हमें कहाँ जाना चाहिए? जेड फ्रॉग के साथ हुई लड़ाई से उसका खून अभी भी उबल रहा था। उसने अपने हाथ में उस स्टील की तलवार को कसकर पकड़े हुए उससे पूछा। कोई भी दैत्य जिसका कल्टीवेशन बेस सप्तम स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस या उससे ऊपर का हो, उसके मरने पर एक मॉन्स्टर कोर छोड़ने की गुंजाइश होती है, उसने बताया। तो फिर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलो शिकार पर चलते हैं। मीरा युवान के लिए शिकार ढूंढने के खातिर उसे जंगल में आगे आगे ले जाने लगी। उसके कल्टीवेशन बेस के साथ 1000 मीटर के दायरे में दैत्यों का पता लगाना उसके लिए चुटकियों का काम था। उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर एक मध्य स्तर का दैत्य है। निम्न स्तर के दैत्य पहले से तीसरे स्तर के बीच होते हैं, मध्य स्तर के चौथे से छठे के बीच और उच्च स्तर के दैत्य 7वें से 9वें स्तर के बीच होते हैं। अगर वह कम से कम 7वें स्तर का नहीं है तो उसे मारने का क्या फ़ायदा जब वह मॉन्स्टर कोर ही नहीं छोड़ेगा। युवान भैया, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभावान क्यों न हो या उसके पास कितनी भी स्वर्गीय तकनीकें क्यों न हो, लेकिन बिना अनुभव के उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना नामुमकिन है। बिना अनुभव के उसे अभी भी एक कमज़ोर इंसान ही माना जाएगा। इस बात से तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता। युवान ने हाँ में सिर हिलाया। और इस तरह उन दोनों ने रास्ते में आने वाले हर उस दैत्य को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। या यूँ कहें कि हर वह दैत्य जो उस इलाके में मौजूद होने की बदकिस्मती का शिकार था। बधाई हो प्लेयर फायर रेड प्लेयर, पॉइजन फील्ड प्लेयर, मैड डॉग और प्लेयर गेट क्रीम बनिंग केव को सबसे पहली बार पार करने वाले पहले प्लेयर्स बन गए हैं। बधाई हो। बादलों के ऊपर यह घोषणा अभी भी चमक रही थी और ठीक उसी समय युवान अपनी मुट्ठी में कैद स्टील की तलवार के साथ बेहद खूबसूरती से किसी नर्तक की तरह घूम रहा था।
उसने पलक झपकते ही उसे घेरने वाले उन 4 चांदी जैसे भेड़ियों के सिर धड़ से अलग कर दिए। भेड़ियों के बेजान धड़ जमीन पर आ गिरे, लेकिन युवान की तलवार नहीं रुकी। वह उसी तरह नाचता रहा और भागने की कोशिश कर रहे बाकी 2 भेड़ियों को भी मौत के घाट उतार दिया। कुछ दूरी पर खड़ी मीरा ये सब देख रही थी। उसने तालियां बजाईं, बिल्कुल किसी ऐसे दर्शक की तरह जो सड़क पर कोई शानदार करतब देख रहा हो। युवान भैया का विकास सच में हैरान कर देने वाला है, बिल्कुल पानी सोखने वाले किसी स्पंज की तरह। वह अपनी कमजोरियों से लेकर अपनी ताकत तक हर चीज को कितनी आसानी से समझ लेते हैं। महज कुछ ही घंटों में उनकी तलवारबाजी और क्यूई को नियंत्रित करने की कला में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अचानक उसकी आंखों में एक पछतावा सा छलक उठा। काश युवान भैया इस लोअर हेवन के बजाय सुप्रीम हेवन में पले बड़े होते, जहां ची की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही बेहद कम हैं। आखिरी भेड़िए को मारने के बाद युवान ने इस पूरी लड़ाई के दौरान इकट्ठा किए गए सभी मॉन्स्टर कोर बाहर निकाल लिए। दर्जनों दैत्यों को मारने के बाद सिर्फ 7 ही मिले हैं। दैत्यों को मारने में इतना समय और मेहनत लगाने के बाद भी इतने कम मॉन्स्टर कोर मिलने पर युवान अंदर ही अंदर रो पड़ा। 7 मॉन्स्टर कोर मिलना एक बहुत ही कामयाब शिकार माना जाता है। उसकी निराशा को देखकर मीरा ने उससे कहा, अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 7 मॉन्स्टर कोर पूरे 1 महीने के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन युवान भैया के मामले में 1 महीना तो दूर की बात है, ये मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं टिकेंगे। युवान ने अचानक एक मॉन्स्टर कोर सीधा अपने मुंह में उछाल लिया और हमेशा की तरह इस हरकत ने मीरा को एक बार फिर डरा दिया। स्वर्ग शोधन शरीर एक्टिवेट हो गया है। सिल्वर निडल वुल्फ के मॉन्स्टर कोर से 560,000 ची को शुद्ध किया जा चुका है। आपने एक ब्रेकर थ्रू के लिए पर्याप्त ची सोख ली है। आप 9वें स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस बन गए हैं। सभी स्टेट्स जोड़ 500 15,19,395 बटा 38,40,000। युवान भैया, आपने। मीरा ने युवान को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। उसकी आंखें सदमे और घबराहट से पूरी तरह फटी हुई थीं। बिल्कुल कैंडी जैसा स्वाद है। युवान ने अपने होठों पर जीभ फेरी और कहा, हालांकि इसमें जेड फ्रॉग के मॉन्स्टर कोर जितनी ची तो नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। युवान भैया, मीरा ने उसे पुकारा, लेकिन उसके बाद वह समझ ही नहीं पाई कि आगे क्या कहे। क्या हुआ? उसने अपनी मासूम नज़रों से उसे देखा, मानो उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा ही न हो कि उसकी यह क्षमता आखिर कितनी भयानक और अद्भुत है। जब कोई कल्टीवेटर किसी मॉन्स्टर कोर की ची सोखता है तो वे उसकी गुणवत्ता के आधार पर सिर्फ एक सीमित मात्रा में ही ची सोख सकते हैं। यहाँ तक कि एक उच्च ग्रेड का मॉन्स्टर कोर भी किसी को उसकी कुल ची का ज़्यादा से ज़्यादा 50% हिस्सा ही सोखने देता है और बाकी बची हुई ची वापस इसी दुनिया की हवा में घुल जाती है। ये खुद स्वर्ग का बनाया हुआ नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन युवान भैया की हालत देखकर शायद आपका स्वर्ग शोधन शरीर इस नियम को भी दरकिनार कर सकता है और स्वर्ग को ही चुनौती दे सकता है। ये सोचकर ही मीरा कांप उठी कि युवान के पास सच में स्वर्ग के नियमों को तोड़ने वाला शरीर हो सकता है। स्वर्ग को चुनौती देना, है ना? युवान को असली जिंदगी में अपने अपाहिज शरीर की याद आ गई। काश मेरी असली जिंदगी में भी मेरे पास ऐसी कोई क्षमता होती। उसने मन ही मन एक गहरी आह भरी। अचानक मीरा ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। युवान भैया, हमारे आसपास कुछ लोग हैं। हम लोग, क्या वे प्लेयर्स हैं या NPCs? उसने सोचा। चूंकि गेम शुरू करने के बाद से मीरा को छोड़कर यह पहली बार था जब उसका किसी और इंसान से सामना होने वाला था, इसलिए वह उन्हें देखना चाहता था। 3 लोग हैं, 2 7th स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस और 1 8th स्तर का स्पिरिट अप्रेंटिस। वे तीनों मिलकर एक शिखर स्तर की फायरी लिजर्ड से लड़ रहे हैं। मुझे इसमें दिलचस्पी है, युवान ने कहा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। 3 नौजवान, 2 लड़के और 1 लड़की लाल रंग के छिलकों वाली एक विशाल छिपकली लिजर्ड से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे। उस छिपकली के शरीर पर काले रंग की धारियां थीं, जो बिल्कुल किसी आसमानी बिजली के गिरने से पड़े जलने के निशानों जैसी लग रही थीं। उन नौजवानों की आंखों में लगातार खौफ और घबराहट झलक रही थी और उनके कपड़ों के नीचे उनका शरीर पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। वे कई मिनटों से इस फायरी लिजर्ड से लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस दैत्य की मजबूत रक्षा को भेद नहीं पाया था। धत्तेरे की, इसके शरीर के छिलके तो स्टील की तरह सख्त हैं। वरिष्ठ शिष्य मोहित, हमें अपनी पूरी ची खत्म होने से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। कनिष्ठ शिष्य वरुण, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपनी मौजूदा ताकत से इस दैत्य को नहीं हरा सकते। बहुत देर हो जाए उससे पहले ही हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। उन तीनों में जो सबसे बड़ा था मोहित, उसने अपने सामने खड़ी उस फायरी लिजर्ड को घूरते हुए होंठ चबा लिए। वह इस दैत्य पर अपनी सारी तकनीकें आजमा चुका था, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर सिर्फ कुछ खरोंचें ही आ पाई थीं। मुझे मंजूर नहीं है, वह अचानक जोर से चिल्लाया। वरिष्ठ शिष्य मोहित, उसके चेहरे पर छाई वह जिद देखकर बाकी दोनों बुरी तरह घबरा गए।
तुम दोनों चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तब तक यहीं डटा रहूंगा जब तक कि हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। मेरी जिंदगी इस फायरी लिजर्ड के मॉन्स्टर कोर पर टिकी है। मोहित ने अपने होठों को तब तक दांतों तले दबाए रखा जब तक कि उनसे खून नहीं रिसने लगा, लेकिन वह अपने पक्के इरादों से भरी सिकुड़ी हुई आंखों से उस दैत्य को लगातार घूरता रहा। या तो मैं यहीं मर जाऊंगा या फिर संप्रदाय लौटकर वहां मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। चूंकि मुझे किसी भी हाल में मरना ही है, तो क्यों न मैं इसी पल अपनी पूरी जान दांव पर लगा दूं। तो फिर मर यहीं पर। मैंने तो सिर्फ तुझ पर तरस खाकर तेरी मदद की थी, वरुण ने कहा और उस लड़ाई से पीठ दिखाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अगर तुमने वरिष्ठ शिष्य रजत को नाराज नहीं किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। उस लड़की लावण्या ने भी लड़ाई बीच में ही छोड़ दी। इतने सालों की दोस्ती के बावजूद उन दोनों में से कोई भी उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। अपनी कनिष्ठ शिष्या के ये शब्द सुनकर मोहित ने एक गहरी आह भरी। कनिष्ठ शिष्या लावण्या बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने दिल की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि ऐसा करके मैं एक चुने हुए व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ। उसने उस फायरी लिजर्ड का सामना करने के लिए एक बार फिर अपनी तलवार उठाई। आजा, तू कचरे के ढेर। मीरा, तुमने तो कहा था कि वहाँ 3 लोग हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही इंसान है। युवान ने मोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अपने खून से सने कपड़ों और खूंखार आंखों के साथ उस फायरी लिजर्ड से लड़ रहा था। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही वे जा चुके हैं, उसने बड़ी शांति से जवाब दिया। और इसका क्या तुम्हें लगता है कि यह जीत पाएगा? मीरा ने अपना सिर ना में हिलाया। उसका कल्टीवेशन बेस लगभग सूख चुका है, अब वह बस कुछ ही पलों का मेहमान है। जल्द ही ची की कमी के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा। मीरा, तुम्हारे अलावा यह इकलौता इंसान है जिससे मैं इस दुनिया में मिला हूँ। अगर यह यहाँ मर गया तो बहुत अफसोस की बात होगी। युवान ने अचानक अपनी तलवार उठाते हुए उस लड़ाई में छलांग लगा दी। ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक। युवान की स्पिरिट स्वॉर्ड ने उस बेखबर फायरी लिजर्ड के स्टील जैसे सख्त छिलकों को बड़ी आसानी से चीर दिया और सीधे उसके दिल में जा घुसी। महज एक ही प्रहार से वह दैत्य वहीं ढेर हो गया। क्या तुम ठीक हो? युवान ने उस सदमे में डूबे मोहित की ओर देखते हुए पूछा, जो अपना मुंह फाड़े उसे किसी बेवकूफ़ मुर्गे की तरह बस घूरे जा रहा था। यह मोहित किसी ऐसे बच्चे की तरह हकलाने लगा जिसने अभी अभी बोलना सीखा हो। उसने पहले कभी किसी को उस फायरी लिजर्ड के सख्त छिलकों को चीरते हुए नहीं देखा था, जिसकी रक्षा को लगभग अभेद्य माना जाता था, वह भी तलवार के केवल एक प्रहार से और इतनी आसानी से। युवान ने अचानक अपना हाथ सदमे से जमीन पर गिरे मोहित की ओर बढ़ा दिया। तो जब तुम्हें इसका नतीजा पहले से पता था तो तुम उस दैत्य से लड़ते क्यों रहे? उसने मोहित को जमीन से उठाते हुए पूछा। ये सवाल सुनकर मोहित का चेहरा कठोर हो गया। अगर मैं फायरी लिजर्ड का मॉन्स्टर कोर हासिल करने में नाकाम रहा तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए मैंने यही सोचा कि बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि कोशिश करते हुए मरूं। उसने एक दर्द भरी आह लेते हुए कहा। अगर तुम्हें यह नहीं मिला तो तुम क्यों मारे जाओगे? युवान को उसकी इस उलझी हुई कहानी में दिलचस्पी होने लगी थी। एक और गहरी सांस लेते हुए मोहित बोला, क्योंकि मैंने अपने संप्रदाय के एक चुने हुए व्यक्ति को नाराज कर दिया है। चुना हुआ व्यक्ति वह क्या होता है? मोहित ने उसे एक बेहद अजीब सी नज़र से देखा। भला कोई कैसे नहीं जान सकता कि एक चोजन का क्या मतलब होता है? एक चोजन वह होता है जिस पर सर्वशक्तिमान स्वर्ग की विशेष कृपा होती है। वे जन्म से ही असीम प्रतिभा के धनी होते हैं और हर कोई उनका बहुत सम्मान करता है। स्वर्ग की विशेष कृपा है ना? युवान ने हाँ में सिर हिलाया। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम केवल इस एक आदमी को नाराज करने की वजह से मरने वाले हो? तुमने ऐसा क्या किया था? क्या तुमने उसके माता पिता को उसके सामने मार डाला था? उसकी बातें सुनकर मोहित ने घबराहट में जोर से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस वरिष्ठ शिष्या साक्षी के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन क्योंकि वरिष्ठ शिष्य रजत भी उन्हें पसंद करते हैं, तो मेरी इस हरकत से वे भड़क गए। क्या वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? नहीं। अय्या, युवान ने जोर से अपना माथा पीट लिया, जिससे एक तेज चटाके की आवाज़ आई। वह तुम्हें सिर्फ इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तुमने आगे बढ़कर इस साक्षी नाम की लड़की को अपने प्यार का इजहार कर दिया। आखिर तुम्हारा यह वरिष्ठ शिष्य रजत किस तरह का बेवकूफ़ और जिद्दी इंसान है? मोहित उसके शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गया। लेकिन इस तरह की बातें तो हमारी दुनिया में अक्सर होती रहती हैं, उसने मन ही मन सोचा। युवान ने जमीन पर पड़ी फायरी लिजर्ड की लाश की ओर देखा। तुम्हें उसकी ज़रूरत है ना? उसने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, तो ले लो। हैं? मोहित ने भारी अचरज से उसकी ओर देखा। इस फायरी लिजर्ड का मॉन्स्टर कोर निस्संदेह एक इतना कीमती खजाना था जिसे संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग भी हासिल करना चाहते। फिर भी यह नौजवान जिससे वह अभी अभी मिला था, उसे ये खजाना यूं ही देने को तैयार था। सच में
मोहित ने एक अविश्वास से भरी आवाज में बुदबुदाया। लेकिन इसे तो तुमने मारा है। तो ठीक है, मैं ही इसे अपने लिए रख लेता हूँ, ये कहकर युवान उस लाश की तरफ मुड़ने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर मोहित बुरी तरह घबरा गया। रुकिए, मुझे चाहिए नहीं, कृपया इसे मुझे दे दीजिए। मैं फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का मोहित हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। तारांकन, युवान भैया सच में बहुत दयालु हैं। अगर यहाँ कोई और होता तो वे निश्चित रूप से इसे अपने लिए रख लेते। तारांकन, मीरा ने मन ही मन सोचा। वह देख रही थी कि मोहित आभार जताने के लिए घुटनों के बल बैठकर युवान के सामने अपना सिर झुका रहा था, काउडाउ कर रहा था। अगर मेरे इस रक्षक को मुझ मोहित से कोई भी काम हो तो मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा, मोहित ने जोर से कहा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू छलक रहे थे। चूंकि युवान ने पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहित की इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया दे। इतना झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक मामूली से मॉन्स्टर कोर के बदले किसी इंसान की जान बच सकती है तो जाहिर है कि मैं बिना किसी झिझक के वह दे दूंगा, उसने कहा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित उसी तरह घुटनों के बल सिर झुकाए रहा। आपने न केवल मुझे फायरी लिजर्ड से बचाया, बल्कि अब आप मुझे इस फायरी लिजर्ड का मॉन्स्टर कोर भी दे रहे हैं। इतने कम समय में आप पहले ही 2 बार मेरी जान बचा चुके हैं। कृपया मेरे इस धन्यवाद को स्वीकार करें। तुम्हारे जैसे एक जवान आदमी को इस तरह घुटनों के बल रोते हुए देखना सच में बहुत अजीब लग रहा है। जल्दी करो और अब खड़े हो जाओ। कुछ पल लगे, लेकिन मोहित आखिरकार शांत हो गया। मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम मुझे युवान बुला सकते हो। तो फिर दाववादी युवान, एक बार फिर बता दूं, मैं मोहित हूँ, फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का एक बाहरी शिष्य। मोहित ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट, ये संप्रदाय आखिर होता क्या है? युवान ने पूछा। वह ये भूल चुका था कि उसने इस दुनिया में कदम रखते ही यह शब्द सुना था। उसके इस सवाल पर मोहित पूरी तरह से चकरा गया। युवान भैया, एक संप्रदाय असल में कल्टीवेशन के अभ्यास को समर्पित एक संस्था होती है, जहां लोग कल्टीवेशन सीखने और उसका अध्ययन करने जाते हैं, मीरा ने उसे समझाया। तो आसान शब्दों में कहा जाए, कल्टीवेटर्स के लिए एक स्कूल। युवान ने मोहित की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। सुनो मोहित, क्या तुम मुझे अपने इस फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की सैर करा सकते हो? दरअसल मैं पहले कभी किसी संप्रदाय में नहीं गया हूँ। मोहित अपनी उस उलझन से बाहर आते हुए हल्का सा कांप उठा। तो इसका मतलब है कि तुम सच में एक स्वतंत्र कल्टीवेटर हो? उसने अविश्वास भरी आवाज में बुदबुदाया। स्वतंत्र कल्टीवेटर? युवान ने मीरा की ओर देखा, मानो उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा सवालिया निशान तैर रहा हो। ये वे आज़ाद कल्टीवेटर्स होते हैं जो किसी भी संप्रदाय का हिस्सा नहीं होते। ओह, मैं समझ गया। लेकिन तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? वह वापस मोहित की ओर मुड़ा। मैं देख सकता हूं कि दाववादी युवान एक नवम स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस हैं, लेकिन फिर भी आप उस फायरी लिजर्ड को मार गिराने में कामयाब रहे जिससे लड़ने में एक तृतीय स्तर के स्पिरिट वॉरियर के भी पसीने छूट जाते। और आपने उसे इतनी आसानी से मार दिया। उनके कहने का मतलब यह है कि युवान भैया, जिन्हें किसी संप्रदाय का कोई सहारा नहीं मिला है, उन्हें इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, मीरा ने बीच में टोकते हुए कहा। उसने हक्के बक्के मोहित की ओर देखा और कहा, युवान भैया बहुत खास हैं। उनकी तुलना इन महाज्ञानियों से मत करो। युवान भैया के सामने ये तथाकथित चोजन भी कुछ नहीं है। आह, तुम ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हो। युवान ने धीमी आवाज में आह भरी, उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। नहीं, भले ही यह सुनने में थोड़ा अहंकारी लग रहा हो, लेकिन मैं इस बात पर पूरा यकीन करता हूँ। दाववादी युवान निस्संदेह एक बहुत बड़े महाज्ञानी हैं, मोहित ने बेहद गंभीर चेहरे के साथ कहा। जहाँ तक मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में घूमने की बात है, इसके लिए मुझे अपने संप्रदाय के बड़े बुजुर्गों से इजाज़त लेनी होगी, तभी मैं पक्के तौर पर कुछ कह पाऊंगा। सच में? तो फिर हम आखिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? युवान ने चहकते हुए कहा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे एक वीडियो गेम के अंदर स्कूल जाने का मौका मिलेगा, एक ऐसा शानदार अनुभव जिसे वह अपनी शारीरिक कमजोरियों के कारण असली दुनिया में कभी महसूस नहीं कर सका था। मुझे मॉन्स्टर कोर निकालने के लिए बस एक पल दीजिए, मोहित ने हड़बड़ाहट में कहा। वह तो लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक। रोशनी की एक लाल धार जंगल को चीरती हुई निकली और उसने उस 3 मीटर ऊंचे विशाल लंगूर का सिर उसके बिना कुछ समझे ही धड़ से अलग कर दिया। ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक को लेकर आपकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई है। ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक का महारत स्तर बढ़ा है 1-2। ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक रैंक अर्थ महारत का स्तर 2। विवरण, ये 90,000 ची की खपत करती है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हाथ में तलवार होना जरूरी है। ये ब्लड सेक्ट की एक तकनीक है। जब युवान ने देखा कि महारत का महज एक स्तर बढ़ने से ही ची की खपत 100 गुना बढ़ गई है, तो उसका जबड़ा सदमे से नीचे लटक गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मेरी हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक को दूसरे स्तर पर एक्टिवेट करने के लिए 10 लाख ची की जरूरत पड़ेगी?
उसने हैरानी से सोचा। दाओवादी युवान सच में समझ से परे हैं, मोहित ने सदमे से कांपते हुए कहा। वह देख रहा था कि कैसे युवान उच्च स्तर के दैत्यों को बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार रहा था, और वो भी केवल एक ही प्रहार में। यहाँ तक कि उस उच्च स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस वाले बुल ऐप को भी उसने सिर्फ एक ही प्रहार में खत्म कर दिया। जब से वे मिले थे और उन्होंने फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट जाने का फैसला किया था, युवान ने उनके रास्ते में आने वाले हर एक दैत्य का शिकार किया था ताकि वह कुछ और मॉन्स्टर कोर इकट्ठा कर सके। अब तक कुल 11 हो गए हैं। युवान ने अपने पास मौजूद मॉन्स्टर कोर गिने। युवान की मुट्ठी में चमकते हुए मॉन्स्टर कोर का वह पूरा गुच्छा देखकर मोहित हक्का बक्का रह गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी नीलामी घर में खड़ा हो। इतने सारे मॉन्स्टर कोर! मोहित जोर से चिल्ला उठा। मॉन्स्टर कोर बहुत ही कीमती संसाधन होते हैं जो कल्टीवेटर्स को उनके कल्टीवेशन में बहुत मदद करते हैं, और हर स्तर के कल्टीवेटर्स उन्हें हासिल करना चाहते हैं। और चूंकि उन्हें केवल उच्च स्तर के दैत्यों से ही हासिल किया जा सकता है, इसलिए उन्हें बहुत दुर्लभ और पाना मुश्किल माना जाता है। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने एक ही आदमी की हथेली पर 1 दर्जन से ज्यादा मॉन्स्टर कोर रखे हुए थे। क्या तुम्हें ये बहुत ज्यादा लग रहे हैं? अगर मैं इन सबको एक साथ खा भी लूं, तब भी ये मेरे दांतों के बीच की खाली जगह भी नहीं भर पाएंगे। युवान ने एक गहरी आह भरी। क्या? मोहित उसके इन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन उसे अंदर ही अंदर यह एहसास हो गया था कि अगर उसे इसका मतलब पता चला तो वह पक्का पछताएगा। इसलिए उसने इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। हमारे रास्ते में काफ़ी सारे उच्च स्तर के दैत्य आ रहे हैं, है ना? ये तो छठा दैत्य था, मोहित ने सोचते हुए कहा, जब एक और उच्च स्तर के दैत्य का सिर उसके धड़ से अलग होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तुम्हें चीज़ों का सिर धड़ से अलग करने में सच में बहुत मज़ा आता है। आखिरकार ये बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। युवान बड़े ही आराम से मुस्कुराया। ची, इसमें से कोई मॉन्स्टर कोर नहीं निकला। आसान है ना? मोहित ने मन ही मन युवान की तुलना अपने संप्रदाय के चोजन से की। क्या वे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने आराम से कह पाते? क्या वे भी उच्च स्तर के दैत्यों का सिर इतनी आसानी से धड़ से अलग कर पाते? शायद नहीं। अचानक मोहित के दिमाग में एक ख्याल आया, चूंकि वह एक स्वतंत्र कल्टीवेटर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसे हमारे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने के लिए मना लूं? अगर फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट ने उसके जैसे किसी महाज्ञानी को अपने शिष्यों में शामिल कर लिया, तो वे निश्चित रूप से खुशी से पागल हो जाएंगे। यहाँ तक कि वे उसे भविष्य के संप्रदाय के नेता के उम्मीदवार के तौर पर भी देख सकते हैं। सुनो, दाओवादी युवान, क्या तुमने कभी किसी संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोचा है? उसने आखिरकार उससे पूछ ही लिया। युवान ने कुछ पल के लिए इस बारे में सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। आज से पहले मुझे इन तथाकथित संप्रदायों के वजूद के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए नहीं, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। तो फिर क्या तुम मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने में दिलचस्पी रखोगे? मुझे पूरा यकीन है कि हमारा संप्रदाय खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेगा। जब युवान इस बारे में सोच ही रहा था, तभी मीरा ने बीच में बोलने का फैसला किया। युवान भैया, आपके लिए किसी संप्रदाय में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके विकास में रुकावट बनेगा। मीरा का मानना है कि एक स्वतंत्र कल्टीवेटर के रूप में मीरा के साथ रहकर युवान भैया कहीं ज़्यादा तेज़ी से मजबूत बनेंगे। मीरा की बातें सुनकर मोहित का मुंह खुला का खुला रह गया। चूंकि वह अब तक बिल्कुल खामोश थी, इसलिए उसने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। वह सोचने लगा कि आखिर इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। अगर मैं कभी किसी संप्रदाय में शामिल हुआ भी तो वह सिर्फ मज़े के लिए होगा, युवान ने कहा। हालांकि मेरे लिए अभी किसी भी संप्रदाय में शामिल होना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए मुझे फिलहाल के लिए तुम्हारे इस प्रस्ताव को ठुकराना होगा। अच्छा, ऐसी बात है। युवान के प्रस्ताव ठुकराने से हालांकि मोहित थोड़ा निराश हुआ था, लेकिन वह ये भी समझ गया था कि भविष्य में उसके फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने की उम्मीद अभी भी बाकी है। तो फिर अगर तुम्हारा कभी भी किसी संप्रदाय में शामिल होने का मन करे, तो कृपया मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में ज़रूर आना। मैं इस बात को याद रखूंगा। कुछ और घंटों तक चलने के बाद उनका समूह आखिरकार ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक बेहद विशाल घाटी में पहुंच ही गया। तो यह है फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट। उस घाटी के ठीक ऊपर हवा में तैरती हजारों तलवारों के नज़ारे को देखकर युवान पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। वे तलवारें कुछ इस तरह से हवा में टिकी थीं मानो उन्होंने उस पूरी जगह को ढकने के लिए तलवारों की कोई छत बना ली हो। ये 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन है। यह एक हेवन रैंक की युद्ध रचना है। अगर इसे एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये सभी तलवारें एक साथ हमला करेंगी, बिल्कुल तीरों की किसी बारिश की तरह। हालांकि इसे आखिरी बार एक्टिवेट किए हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। मोहित संप्रदाय की इस ताकत से युवान पर एक गहरा प्रभाव छोड़ना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे उसके संप्रदाय में शामिल होने के आसार बढ़ जाएं। मोहित के शब्द और वह शानदार नज़ारा सच में युवान के दिल पर एक गहरा असर छोड़ने में कामयाब रहे थे, जिसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था।
जहां तक मीरा का सवाल था, उसने बस एक पल के लिए उस पर नज़र डाली और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। कृपया कुछ पल के लिए यहीं इंतज़ार करें, मैं आपको एक मेहमान के तौर पर संप्रदाय की सैर कराने की इजाज़त लेकर आता हूँ। युवान ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। एक महाज्ञानी स्वतंत्र कल्टीवेटर, क्या तुमने यही कहा? एक बूढ़ा आदमी अपनी शानदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था और उसकी नज़रें अपने सामने खड़े उस नौजवान पर टिकी थीं। जी हाँ, आचार्य जियांग, उसने सिर्फ तलवार के एक ही प्रहार से उस उच्च स्तर की फायरी लिजर्ड को मार गिराया, यहाँ तक कि उसने उसके स्टील जैसे सख्त छिलकों को भी चीर दिया, जो अपनी अभेद्य रक्षा के लिए जाने जाते हैं। मोहित ने अपने सामने बैठे उस बूढ़े आदमी को युवान के साथ हुए अपने अनुभव के बारे में बताया। वह बूढ़ा आदमी आचार्य जियांग था, जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का एक संप्रदाय आचार्य था और जिसके पास संप्रदाय के प्रशासन की जिम्मेदारी भी थी। अगर यह नौजवान सच में उतना ही काबिल है जितनी तुम इसकी तारीफ कर रहे हो, तो मैं उससे खुद मिलना चाहूँगा। आचार्य जियांग अपनी जगह से खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़े। तुम आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो चलें। जी, मोहित आचार्य जियांग को संप्रदाय के बाहर ले गया, जहां युवान और मीरा सब्र के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। दाओवादी युवान, इंतजार करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। हम नवम स्तर का स्पिरिट अप्रेंटिस नौजवान, तुम्हारी उम्र क्या है? आचार्य जियांग सिर्फ एक ही नज़र में युवान का कल्टीवेशन बेस पहचान गए थे। तुम लगभग मोहित की ही उम्र के लगते हो। एक स्वतंत्र कल्टीवेटर के लिए यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, जिसने बिना किसी सही मार्गदर्शन के कल्टीवेशन किया हो। उन्होंने संतुष्टि के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया। आप हैं, यह आचार्य जियांग हैं, इनके पास बाहरी प्रांगण के शिष्यों के लिए संप्रदाय का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी है। मोहित ने युवान से आचार्य जियांग का परिचय कराया। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा आचार्य जियांग। आचार्य जियांग ने बड़े ही प्यार से अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। क्या तुम एक शिष्य के रूप में मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होना चाहते हो? ये संप्रदाय अपने शिष्यों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अनगिनत फायदे और संसाधन देता है। अगर तुम इसमें शामिल होते हो तो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस निश्चित रूप से पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। हो सकता है कि एक दिन तुम भीतरी प्रांगण का शिष्य बनने के भी योग्य हो जाओ। भीतरी प्रांगण का शिष्य, युवान सोचने लगा कि क्या भीतरी प्रांगण के शिष्य का मतलब किसी सीनियर से होता है। आचार्य जियांग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और मोहित की ओर देखा। आचार्य जियांग, बात यह है कि दाओवादी युवान को आज से पहले संप्रदायों के वजूद के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वह हमारे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में घूमना चाहते थे। मोहित ने एक फीकी मुस्कान के साथ उन्हें समझाया। क्या ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आचार्य जियांग को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। कोई बेवकूफ़ भी इससे बेहतर बहाना बना सकता था। आचार्य जियांग ने एक बार फिर युवान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारे हालात से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसी वक्त बाहरी प्रांगण के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लूँगा। मोहित ने इस मौके को भांप लिया और युवान को मनाने लगा। दाओवादी युवान, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। आमतौर पर किसी को भी संप्रदाय में शिष्य के रूप में शामिल होने से पहले प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है, लेकिन यहाँ आचार्य जियांग के पास तुम्हें बिना उस झंझट के संप्रदाय में शामिल करने का अधिकार है। यह जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला ऐसा मौका है जिसके लिए कोई भी अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा। उसने पूरे उत्साह के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युवान कुछ पल के लिए खामोश हो गया। हालांकि इतने शानदार प्रस्ताव के बावजूद युवान ने आखिरकार अपना सिर नामे हिला दिया। हालांकि मैं आपके इस उदार प्रस्ताव के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे इसे ठुकराना होगा। क्यों? मोहित जोर से चिल्ला उठा। आखिर कोई इतने सुनहरे मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकता है? यह उसके लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट जैसे एक महान संप्रदाय के भीतरी प्रांगण का शिष्य बनने का टिकट हो सकता था, एक ऐसा मौका जिसके लिए मोहित जैसे बाहरी प्रांगण का हर शिष्य मरने मारने पर उतारू हो जाता। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं अभी किसी भी गुट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अभी किसी का इंतजार कर रहा हूं और जब तक वहां नहीं जाती तब तक मैं कोई भी बड़ा फैसला नहीं करूंगा, युवान ने कहा। जब युवान ने यह कहा कि वह किसी का इंतजार कर रहा है, तो मीरा ने उसकी ओर एक गहरी नज़र डाली। आखिर यह इंसान कौन हो सकता है? उद्धरण चिन्ह ... बहुत खूब, आचार्य जियांग ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ऐसा ही सही। लेकिन एक दिन वापस आकर मेरी दरियादिली की भीख मत मांगना, क्योंकि तुम उसे पहले ही एक बार ठुकरा चुके हो। मोहित ने एक गहरी आह भरी। उसकी सारी मेहनत इतने कम समय में मिट्टी में मिल गई थी। शायद आचार्य जियांग ने युवान को मनाने के लिए कोई असली कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें अभी भी मोहित की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं था कि युवान एक ऐसा महाज्ञानी है जिसका मुकाबला शायद भीतरी प्रांगण के शिष्य भी न कर सकें। वो संप्रदाय घूमने के बारे में क्या ख्याल है?
क्या मुझे अभी भी आपके संप्रदाय को अंदर से देखने की इजाज़त है? युवान ने एक चालाक चेहरे के साथ पूछा। इतना सब कुछ कहने के बावजूद वह अभी भी संप्रदाय को अंदर से देखना चाहता था। मोहित ने अपनी आंखों के कोनों से आचार्य जियांग की ओर देखा, वह उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। आचार्य जियांग ने बेहद रूखेपन से नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसे दिखा दो कि उसने क्या खोया है। इतना कहकर वह वहां से चले गए। युवान के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। आचार्य जियांग के प्रस्ताव को ठुकराकर उसने पक्का उन्हें बहुत नाराज कर दिया था। मोहित ने एक बार फिर से आह भरी और एक शर्मिंदा चेहरे के साथ कहा, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो दाववादी युवान। वैसे भी यह शुरुआत में मेरी ही गलती थी। अगर मैंने तुम्हें संप्रदाय में शामिल करने के इरादे से आचार्य जियांग के सामने तुम्हारी इतनी झूठी तारीफें न की होती तो ऐसा कभी न होता। युवान ने उस बात को झटकते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वह बस एक चिड़चिड़े बुढ़े ही तो हैं। चीख चिड़चिड़े बुढ़े। दाववादी युवान, कृपया कभी भी उनके सामने ऐसी बात मत कहना, वरना वे तुम्हें पक्का जान से मार देंगे। मोहित ने खौफदा चेहरे के साथ ये देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि कहीं आचार्य जियांग ने युवान की बात सुन तो नहीं ली। जब उसे आचार्य जियांग की परछाई भी नजर नहीं आई तो उसने राहत की सांस ली। उन्हें छोड़ो और चलो, जल्दी से अंदर चलते हैं। थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन का वह नज़ारा देखने के बाद से ही मेरे अंदर इसे देखने की एक गहरी खुजली सी मच रही है, युवान ने उतावलेपन के साथ कहा। मोहित एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। वह मुड़ा और उन दोनों को संप्रदाय के अंदर ले गया, जहां शिष्य इधर उधर भाग दौड़ करते और अपनी धुन में व्यस्त नजर आ रहे थे। वाह, इन सभी के पास अपनी अपनी तलवारें हैं। युवान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह इस वक्त इससे ज्यादा रोमांचित नहीं हो सकता था। उसकी नज़रों में ये जगह जैसे उसे खुद पुकार कर कह रही हो कि वह आकर इसका कोना कोना छान मारे।